दिस इज साक्षी वर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग कंसेप्ट, जहाँ हम लोग टिपिकल कंसेप्ट्स को बहुत ही आसानी समझते हैं। तो मैं आज आप लोग के साथ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को डिस्कस करूंगी। इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग ने फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स है, उसको डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो जब मैं लास्ट वीडियो ख़त्म कर रही थी तो मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ह्यूमन राइट्स या वुमेन के राइट्स या दलित के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हो गई नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स, वुमेन नेशनल कमीशन, फिर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, NHRC शॉर्ट फॉर्म में बोले तो। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि हो गई पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, ये एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है। देखिए, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल, एक होती है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। पहले ही मैंने डिस्कस कर चुका है। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी इसकी पावर फंक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया है। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल यानी इसकी पावर फंक्शन को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन नहीं किया है, वो एक लॉ के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो उसी तरह से ह्यूमन राइट कमीशन को भी बनाया गया था। तो ये ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही थी, वो एक देखती थी कि ह्यूमंस के राइट्स को प्रोटेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो सारे पुअर्स हैं उनके राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। ठीक है, हमने तो राइट दे दिया, लेकिन रियल चैलेंज कब आता है? जब उसको ग्राउंड लेवल पे देखेंगे भाई जो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखे हैं, क्या वो आदमी अपने फंडामेंटल राइट्स को जान पा रहे हैं? उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को अप्रोच करते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे बहुत सारे इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन तो काम करती है। ठीक है, तो इसी के बैकग्राउंड में हमारी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने NHRC बनाई थी 1993 में। इन दिस बैकग्राउंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड NHRC 1993, जो कि देखेगी कि क्या ह्यूमन के राइट वायलेशन होते हैं, अगर वायलेशन होते हैं तो उनके केस को स्टडी करेगी और हलफनामा दायर करेगी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। हलफनामा बोले तो पिटिशन। ठीक है, तो इसकी बनावट क्या होती है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? ठीक है, तो सिर्फ कमीशन बनाने से नहीं ना होता है, उसके एक मेंबर जो चीफ होते हैं, फिर उससे थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा नीचे। ठीक है, तो कंपोजिशन यानी बनावट, स्ट्रक्चर क्या है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की? तो इसमें एक होते हैं फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर यानी वो अब पद स्थापित नहीं, पद पे नहीं है अभी, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के फॉर्मर जज, हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस, सारे पूर्व, वो अभी पद पे नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। ठीक है, और 2 अदर मेंबर जो कि एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के मामले में। ठीक है, अब इसके फंक्शन को मैं डिस्कस कर देती हूँ, उसका लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग बस खाली समझ लो। ठीक है, तो कमीशन का फंक्शन क्या होता है? ये देखती है, इंक्वायरी करती है, ठीक है, कि भाई ये पर्टिकुलर आदमी जो गरीब है, चाहे उनको मालूम नहीं हो कि क्या उसके फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होती है, तो उसके इन्वेस्टिगेशन वगैरह करती है अपने विल पे। ठीक है, अगर उसको ऐसा लगे। अब उस विक्टिम, जो पीड़ित व्यक्ति होता है, उसके लिए कोर्ट वगैरह में ये हलफनामा दायर करती है, पिटिशन फाइल करती है। कई बार ये लोग जेल वगैरह भी जाते हैं ताकि उनकी कंडीशन को जान सके, क्योंकि जो कैदी रहते हैं उसके भी अपने ह्यूमन राइट्स होते हैं, जो बाहर, जो हम जैसे इंसान होते हैं उन लोग के लिए हमारे भी ह्यूमन राइट्स है। तो ये स्पेसिफिक आदमी नहीं है कि भाई जो कैदी होंगे वो एकदम ह्यूमन है ही नहीं, जानवर हो गए इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सारे लोग के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और उन लोग के स्टडी, उन लोग के केस को स्टडी वगैरह भी करते हैं। तो हमारी कंट्री तो बहुत बड़ी है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, 137 करोड़ अप्रॉक्स पॉपुलेशन होगा आज के समय में। तो थाउजेंड्स ऑफ द कंप्लेंट रिसीव करती है, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि सबके लिए, सबका ये ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट कर सके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन बना जाता है ना, कि ये लोग देखें कि भाई क्या सही में फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्शन हो रहा है, लोग जान पा रहे हैं, एंजॉय कर पा रहे हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो उनको कंप्लेंट रिसीव करता है रिलेटेड टू कस्टोडियल डेथ, जो कि पुलिस कस्टडी में ही उनकी किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है। ठीक है, तो क्या हुआ? ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, किसी के साथ रेप हुआ कस्टडी में, क्या हुआ? ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ। ऐसे बहुत सारे केसेस इनके पास आती है। एग्जाम्पल दिया गया है
गुजरात राइट का, जिसमें गोधरा कांड के बारे में आप लोग ने सुना ही होगा, 2002 में जो हुआ था, ठीक है। तो इनके खिलाफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये इस सब में सामने आती है कि भाई सरकार से क्वेश्चन भी करती है कि ऐसा क्यों हुआ, ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन क्यों नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन कमीशन के पास ये पावर नहीं होता है कि उसे मुकदमा चलाएगा यानी प्रोसिक्यूशन करे, ये इसके पास पावर नहीं है। ये इसका रोल जहां तक है, जहां केस फाइल कर सकती है विक्टिम के लिए और गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है। सो कमीशन डजंट हैव द पावर ऑफ प्रोसिक्यूशन, इट कैन मेक रिकमेंडेशन, गवर्नमेंट को रिकमेंड कर सकती है, ठीक है। प्रोसीडिंग, कार्रवाई को बोल सकती है कि भाई आप इंक्वायरी बैठाइए, ये सब पे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, ठीक है। तो एनएचआरसी का यही रोल होता है, नेशनल ह्यूमन राइट्स का यही रोल होता है। तो आज हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ में आया कि फंडामेंटल राइट्स हमारे कौन कौन से होते हैं और कौन सी कमीशन से जिसको प्रोटेक्ट कर रही है, ठीक है ना। तो समझ में आया कि एनएचआरसी एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। अगर देखती है कि भाई किसी का ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है तो पिटिशन फाइल करती है, जो पुअर व्यक्ति होते हैं, ठीक है ना। अब गरीब लोग को तो पता नहीं होगा फंडामेंटल राइट्स कौन होते हैं, ठीक है ना। तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में समझिए। हिंदी में बोले तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इंस्ट्रक्शन, समझते हो ना, जो निर्देश दे रही है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, किसको दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट को दे रही है, ठीक है ना, कि ये निर्देश है, आप लोग इसका पालन करो, ठीक है। तो क्यों जरूरत पड़ा होगा डीपीएसपी डालने का, ठीक है। पहले फैक्ट जान लेते हैं, ये हमारे किस पार्ट में है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मैंने बोला था कि पार्ट जैसे हमारे बुक के चैप्टर्स होते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही चैप्टर्स दे रखे हैं। और पार्ट 4 में किसके बारे में मेंशन किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के बारे में, ठीक है। और ये आइडिया कहाँ से बोरो किया गया, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। आयरलैंड कहाँ पे है, यूरोप की वन ऑफ द कंट्री है, ठीक है। So constitution makers knew that independent India going to face many challenges. देखो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो महान लोग थे, जो व्यक्ति थे, काफी महान थे, क्योंकि उन लोग का जो सोच था काफी दूरदर्शी था। वो बस आज को लेके नहीं चल रहे थे, वो हमारा भविष्य भी संवारना चाह रहे थे, चाहते कि फ्यूचर में इन लोग के साथ कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो वो लोग जानते थे कि जो हमारी जो आजाद भारत है वो क्या क्या चैलेंजेस फेस करने वाली है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट चैनल कौन सा था कि इक्वालिटी और वेलबींग ऑफ द सिटीजन को कैसे लाया जाए, ठीक है, समानता कैसे लोगों में लाया जाए। क्योंकि जब हमारी देश आजाद हुई थी उस समय भेदभाव, छुआछूत बहुत ही व्यापक रूप से फैला हुआ था। तो इसको खत्म करने के लिए समानता कैसे आएगी हमारी सोसाइटी में, सब लोग का भलाई कैसे हो पाएगा, वेलफेयर कैसे हो पाएगा, ये सबसे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंज था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के पास, ठीक है। तो इसीलिए सर्टेन गाइडलाइंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन कर रखा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी के रूप में। जैसे कि इंस्ट्रक्शन होता है ना भाई, हमारे स्कूल में भी इंस्ट्रक्शन होता है कि भाई इधर मत जाओ, कॉरिडोर में मत घूमो, ढंग से पढ़ाई करो, ठीक है। तो उसी तरह से इंस्ट्रक्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन रखा है कि जब आप पॉलिसी बनाओगे, ठीक है, तो इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को मत भूलना, ठीक है। तो वही गाइडलाइंस को मेंशन किया गया कि भाई जब आप लॉ वगैरह बनाओगे तो इस पॉलिसी को मद्देनजर बनाना। तो ये क्या है, नॉट लीगली, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है ये लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि लीगली इन्फोर्सेबल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग ने फंडामेंटल राइट में क्या पढ़ा, जस्टिसेबल का कंसेप्ट पढ़ा, यानी जब भी हमारे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाएगा तो हम कोर्ट को अप्रोच करेंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो, ठीक है। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है वो क्या है कि ये नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। ऐसी पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो जुडिशरी इन्फोर्स नहीं करती है। इसका मतलब ये कि अगर हमको लग रहा है कि पर्टिकुलर पॉलिसी हमारी सरकार इंप्लीमेंट नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कोर्ट चले जाएं कि भाई देखो जो हमारी सरकार है इसको इंप्लीमेंट नहीं कर रही। उस सरकार के मन पे डिपेंड करता है कि हमको कौन सी पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके
उसको ग्राउंड लेवल पे लाके इसको लॉ वगैरह बनाना है, वो गवर्नमेंट पे डिपेंड करती है। ये हम कोर्ट नहीं चले जाएंगे कि भाई कि देखो ये पर्टिकुलर पॉलिसी गवर्नमेंट इंप्लीमेंट नहीं कर रही, ठीक है। इसीलिए क्या बोला गया इसको, नॉन जस्टिसेबल। अब फंडामेंटल राइट को क्या बोला गया है, जस्टिसेबल। समझ में आ गया होगा जस्टिसेबल नॉन जस्टिसेबल का कंसेप्ट, ठीक है। तो देखो एक बात और, फंडामेंटल राइट्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया है, यानी हमारे राइट टू लाइफ को, राइट टू इक्वालिटी को, जितने सारे हमारे जो इंपॉर्टेंट राइट्स होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया। लेकिन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है वो इकोनॉमिक और सोशल डेमोक्रेसी को प्रमोट किया गया। सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स होने से कुछ नहीं हो गया, मेरे पास वोट करने का अधिकार हो गया, हमको पब्लिक ऑफिस में रहने का मतलब कि ज्वाइन करने का अधिकार हो गया, तो क्या यहाँ तक सीमित है? जब तक मेरे पास हाथ में कुछ इकोनॉमिक पावर नहीं रहेगी तो अपने राइट्स को कैसे एंजॉय कर पाएंगे? अगर हम 500 रुपये कमा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और उसी से मेरा दिनचर्या चल रहा है, ठीक है, अगर कोई सामने वाला हमको 1000 रुपया दे रहा है किसी भी इलीगल क्राइम को करने के लिए, तो हम क्या सोचेंगे एक गरीब व्यक्ति के नाते कि भाई हमको 1000 रुपये मिल रहा है तो हम इलीगल क्राइम कमिट कर लें, आगे का नहीं सोचेगा वो, ठीक है। तो क्या बिना इकोनॉमिक राइट का हम लोग फंडामेंटल राइट्स एंजॉय कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। पॉलिटिकल राइट्स और इकोनॉमिक राइट्स दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसमें क्या वो गरीब व्यक्ति देखेगा कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, ठीक है। उसी तरह से जो पॉलिटिकल राइट्स होती है और इकोनॉमिक राइट्स होती है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, ठीक है। अगर उसके पास पैसा नहीं रहेगा तो क्या इलीगल क्राइम करेगी, तो क्या फंडामेंटल राइट का क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई मतलब ही नहीं रह जाएगी। तो इसीलिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में सोशल डेमोक्रेसी बोले यानी कि सबका एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहे, ठीक है, अपनी सारी अपॉर्चुनिटी को फुलफिल कर सके, ठीक है। इकोनॉमिक डेमोक्रेसी यानी सबका जो बेसिक लेवल का एमिनिटीज होता है उसको फुलफिल कर सके, रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। तो ये सारे दोनों पॉइंट्स को हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में इंपॉर्टेंस दिया गया है। नाउ आइडिया क्या था इस पॉलिसी के पीछे? तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा कि मोरल फोर्स यानी नैतिक फोर्स, ठीक है ना, नैतिक ताकत, जो गवर्नमेंट जो पब्लिक सपोर्ट से आई है, जैसे कि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं ना कि प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दे किसी प्राइम मिनिस्टर को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग इलेक्शन जीत के आते हैं, पब्लिक मैंडेट को जीत के आते हैं, पब्लिक के सपोर्ट को जीत के आते हैं। तो पब्लिक क्या चाहेगी? अपना भलाई चाहेगी ना, तो वो भलाई के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में लिखा गया है। तो जो गवर्नमेंट इस तरह से चुन के आई है तो सारे पॉलिसी को एक नैतिक पॉलिसी मानेगी और जरूर इस पे ध्यान देगी, इसको इग्नोर नहीं करेगी, ठीक है। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक सेपरेट लिस्ट का गाइडलाइंस बनाया गया है। लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस में बहुत सारे गाइडलाइंस है, जानेंगे कौन कौन से गाइडलाइंस है, बुक में मेंशन लिख रखा है, ठीक है। तो ये जो सेपरेट लिस्ट ऑफ द पॉलिसी गाइडलाइंस वो क्या होती है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। यहां तो समझ में आ गया होगा ना। ये तो हम लोग जान के कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या कहती है। अब हम लोग जानेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द पॉलिसी क्या प्रोविजंस है उसमें, ठीक है। तो पहला क्या है? गोल एंड ऑब्जेक्टिव दैट वी एज अ सोसाइटी शुड अडॉप्ट। तो ऐसे उद्देश्य जो हम लोग समाज में उसको अडॉप्ट करें, ठीक है। कुछ ऐसे राइट जो इंडिविजुअल एंजॉय करे, जो नागरिक एंजॉय करे अपार्ट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स का। मैंने बात किया इकोनॉमिक एंड सोशल राइट्स का। तो पॉलिटिकल राइट्स हम लोग एंजॉय कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के रूप में, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी में सोशल और इकोनॉमिक राइट्स का बारे में बात किया गया है, ठीक है। कुछ ऐसे पॉलिसी जो सरकार को अडॉप्ट करनी चाहिए। तो ये कौन सी पॉलिसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी का में बात किया गया है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी क्या होती है और उसमें क्या क्या होते हैं, क्या उसमें गोल्स वगैरह सोसाइटी क्या अडॉप्ट करना चाहिए, ये सब, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि गोल एंड ऑब्जेक्टिव, ऐसे उद्देश्य जो हम लोग समाज के ऐसे नागरिक है उसको अडॉप्ट करना चाहिए। दूसरी बात ये कि इंडिविजुअल को एंजॉय करना है अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉलिसी जो गवर्नमेंट को अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है।
तो इसी के संदर्भ में जो हमारी सरकारें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को असर में लाने के लिए बहुत सारे बिल्स एक्ट पास किया है। फॉर एग्जाम्पल जमींदारी बिल्स, उसको भी आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझ लो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को प्रभावशाली बनाने के लिए सर्टेन एक्ट्स और बिल्स हमारी सरकार ने पास किया है, प्रीवियस गवर्नमेंट ने, तत्कालीन सरकार ने पास किया है। कौन कौन सी है? जमींदारी बिल्स हो गई, फिक्स्ड मिनिमम वेजेस हो गए, कॉटेज जमींदारी बिल्स आ गए, फिर रिजर्वेशन हो SC/ST के लिए, ये सब लाया गया ताकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी को इफेक्टिव बनाया जा सके। और इसमें राइट टू एजुकेशन भी होता है और फॉर्मेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में कौन कौन से पॉलिसी है, जो आप लोग के बुक में भी लिख रखा है, उसको हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद बॉक्स में फंडामेंटल ड्यूटीज, राइट टू प्रॉपर्टी को डिस्कस किया गया है, और उसके बाद हम लोग समझेंगे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल राइट्स में क्या रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।